स्टेप नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो हमारी बुक का नाम है वही इस चैप्टर का नाम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब P&L और बैलेंस शीट, इसको एनालाइज करना। एनालाइज करना मतलब डिटेल में स्टडी करना। तो डिटेल में स्टडी करते हैं, चैप्टर 1 में हमने सीखा कि बैलेंस शीट P&L में आता क्या क्या है, कंपैरिजन वगैरह सीखेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। ये समझ लो पूरी बुक की थ्योरी, पूरी बुक में हर चैप्टर में क्या क्या होने वाला है उसकी थ्योरी दे रखी है। कैसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने से क्या होता है। जैसे 11th क्लास में चैप्टर 1, 2, 3 थे थ्योरी वगैरह, यूजर्स, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, ऐसा चैप्टर है। पूरी 12th क्लास में ग्लोबल चैप्टर है जो प्योर थ्योरी चैप्टर है। पार्टनरशिप वाले बुक के अंदर कोई थ्योरी चैप्टर नहीं था, कंपनी वाले बुक में कोई थ्योरी चैप्टर नहीं था। इस बुक में सिर्फ ये थ्योरी चैप्टर है। पिछला भी थ्योरी है, लेकिन छोटी मोटी कैलकुलेशन जैसे एनालाइज करना कि चेंज इन इन्वेंटरी में क्या ऐड होगा, क्या ऐसा होगा, उस टाइप का थोड़ा बहुत था। ये भी और थ्योरी है। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में से 1 मार्क वाला क्वेश्चन आता है हमेशा। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 आए हैं अब तक, मिनिमम 1 आया है। मैंने वेटेज 1 से 4 नंबर लिखे। तो फल से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, financial statements analysis is a method of studying various financial factors in the financial statement. आर्टिकल से जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं रहेगा। लिखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस 2 आइटम, एक बैलेंस शीट और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ इनकम। लिखा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब 2 चीजें होती हैं, एक बैलेंस शीट होता है और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। और 2 चीज आती हैं जिसके क्वेश्चन क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं, इसके अंदर जो जो फैक्टर्स आते हैं, जो जो चीजें आती हैं उसको स्टडी करते हैं। बोल रखा तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है सर? फ्यूचर का एस्टीमेट। जैसे आज हम चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि कल मौसम क्या रहेगा, कल बारिश होगी कि नहीं होगी। दिस इज फोरकास्टिंग, फ्यूचर का एस्टीमेट। तो अकाउंट्स कुछ फ्यूचर का कैलकुलेट तो नहीं करता, बस अकाउंट्स के बेस पर ना प्रेडिक्ट करने में हेल्प होती है। जैसे लास्ट ईयर सेल 10 करोड़ थी, तो 3 साल पहले से 10 करोड़ थी, फिर 11 करोड़ थी दूसरे अगले साल, फिर लास्ट ईयर 12 करोड़ हुई। अब इस बार कितनी होने वाली है? 13 करोड़। मतलब 1 करोड़ से बढ़ रही है, तो इस बार भी 13 करोड़ हो सकती है। प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं फ्यूचर का पास्ट के बेस पर। तो ये ट्रू हो गया। सिंपल सी बात है कि जैसे कोई स्टूडेंट तो पढ़ने में कैसा, जैसे कुछ ना भी IIT या कोई एग्जाम हो गया, कोई UPSC एग्जाम हो गया, CA एग्जाम हो गया, क्रैक कर सकता है नहीं कर सकता, पूछा जाता है। तो फोरकास्ट फ्यूचर का पूछा जा रहा है तो बता सकते हैं। अकाउंट्स का मतलब जो पास का रिकॉर्ड है हमारे पास, आपके स्कोर है जो अब तक का, कितनी क्लास आपने पास करी है, उसका अब तक का स्कोर है, उसके बेस पर फ्यूचर का एस्टिमेट लगा सकते हैं, क्रैक होगा कि नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से अकाउंट्स हेल्प करता है फ्यूचर का एस्टिमेट। सर यही तो है इन्वेस्टमेंट चीज़ है। ये जितने अकाउंट्स बन चुके हैं लास्ट ईयर से, उसके बेस पर एक्सपर्ट्स अपना ओपिनियन रखते हैं कि हाँ ये कंपनी ग्रो करेगी, ये कंपनी का फ्यूचर बढ़िया है, ये कंपनी ग्रो नहीं करेगी, इसका फ्यूचर बेकार है। उसके बेस पर लोग पैसा लगाते हैं उस कंपनी के अंदर। इसका जितना एक्सपर्ट ओपिनियन, जितनी एक्यूरेसी हो उतना पैसा बढ़ेगा। तो जितना गलत कैलकुलेशन हो जाएगा उतना पैसा घट जाएगा। परफेक्ट कैलकुलेशन किसी की नहीं। थर्ड क्वेश्चन पढ़ा गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस takes price level changes into consideration. Price level changes, महंगाई या मंदी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। 11th क्लास में ये लिमिटेशंस में था, याद कीजिए। अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, इसके नाम से क्या एग्जांपल इसका देखें। सर इस साल मान लीजिए इन्फ्लेशन 20% का, हर चीज 20% महंगी हुई है लगभग। इन्फ्लेशन का मतलब एवरेज होता है कि हर चीज लगभग 20% महंगी हुई है। एक कंपनी की उसकी सेल
लास्ट ईयर 100 करोड़ थी, इस बार 150 करोड़ है। तो हमारा अकाउंट्स क्या बताएगा? अकाउंट्स बताएगा सर 15% की ग्रोथ, 100 करोड़ से 115 करोड़ हो, बहुत बढ़िया ग्रोथ है, इस कंपनी में लगा दो पैसा। लेकिन रियलिटी में ग्रोथ है नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन ही 20% है। मतलब 100 से 120 होती अगर तो भी ग्रोथ नहीं है, बस बराबर बराबर चल रही है। सिंपल बात समझो सर, मेरी सैलरी लाख रुपये महीना मान लीजिए, इन्फ्लेशन 20% आ गया, 20% सारी चीजें महंगी हो गई और मेरी सैलरी 1 लाख से 1,20,000 हो गई। समझ मेरी सैलरी उतनी है जितनी पहले थी, क्योंकि खर्चे के 20% बढ़े हैं, मेरी सैलरी 20% बढ़ी। समझ आती है? मैं खुद को तरक्की तब मानूंगा जब इन्फ्लेशन 20% का है, मेरी सैलरी बढ़ी 30% है, तो मैंने कुछ कमाया। सर सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट एफडी को कहते हैं, सबसे वर्स्ट। क्यों बोलते हैं एफडी को? क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। इन्फ्लेशन लगभग 7 से 8% का है, एफडी में इंटरेस्ट मिलता है 5 से 6% का, और जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी 30% का टैक्स लग जाएगा, बचा क्या? इसलिए वर्स्ट इन्वेस्टमेंट एफडी को कहते हैं। सिंपल सी बात सर, अर्निंग को मैं कंपेयर करूंगा इससे, अपने खर्चे के तेजी से, मेरी खर्चा बड़ी तेजी से बढ़ रहा, तो मुझे क्या करना था कि इनकम को तेज दौड़ाना, जिस तेजी से मेरा खर्चा दौड़ रहा है। खर्चा किस तेजी से दौड़ रहा है? इन्फ्लेशन की तेजी से। इन्फ्लेशन अगर 7% का है तो मेरे खर्चे 7% की तेजी से बढ़ेंगे। बिजली, पानी, राशन सब 7% महंगा होता है, तो मुझे मेरी इनकम एटलीस्ट 7% से ज़्यादा बढ़ानी है तेजी से, तो मैं अर्निंग एक्स्ट्रा कर पाऊँ, बचा पाऊँ। तो इन्फ्लेशन 20% का अगर है तो मेरी सेल 100 से 120 की होगी, तो भी ग्रो नहीं करा कुछ, वही कमी है। 120 करा तो 5 एक्स्ट्रा करा, वो ग्रोथ है। समझ आ रही है बात? लेकिन हमारे अकाउंट्स में अभी तक कोई टेक्निक नहीं बनी ऐसी जो इन्फ्लेशन को अपने अकाउंट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर ले, रिकॉर्ड कर ले। तो आज की डेट में भी इसको ग्रोथ ही बुलाएंगे अकाउंट्स। अकाउंट्स की कमी है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मैंने डिस्कस किया था 11th में भी, इसी मैनुअल में एक चैप्टर है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के नाम से, उसमें रिसर्च चल रही है एक्सपर्ट्स की कि हम कैसे इन्फ्लेशन को अपने अकाउंट्स के अंदर डालें, ओपिनियंस चल रहा है, आइडियाज चल रहे हैं। जब वो फाइनलाइज हो जाएगा, उस पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन जाएगा, उसके बाद ये टॉपिक, ये पॉइंट डिलीट हो जाएगा हमारी लिमिटेशन में से, तो अकाउंट्स को भी इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे ये इन्फ्लेशन को भी, डिफ्लेशन को। चलिए, तो इसमें लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग में प्राइस लेवल चेंजेस कंसीडर करता, तो फॉल्स हो गया, नहीं करता अकाउंट। ठीक है? देखिए चैप्टर बड़ा लेंथी चैप्टर है बुक के अंदर, लेकिन पेज के आंसर दे रखे हैं चेहरे के बड़े बोरिंग से। एग्जाम में कभी लॉन्ग क्वेश्चन आया नहीं है, 1 मार्क्स के ऊपर का क्वेश्चन कभी नहीं आया सिर्फ इस पेपर, इस चैप्टर में से। इसलिए मैंने वो कुछ भी नहीं दे रखा थ्योरी का इसके अंदर, सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं 1 मार्क वाले, वही क्वेश्चन दे रखे हैं। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गया जी, सर फाइनेंशियल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स को यूज में आता है और कोई यूज नहीं करता। यूज करना, चैप्टर 1 11th क्लास, क्या टॉपिक था? यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। इंटरनल अलग, एक्सटर्नल अलग। इंटरनल में मैनेजर, ओनर, इन्वेस्टर, एक्सटर्नल में बैंकर, क्रेडिटर, डेटर, पब्लिक, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स, तो बहुत सारे यूजर्स हैं। ये क्वेश्चन फॉल्स क्यों हो गया? एक ओनली वर्ड की वजह से, सिर्फ क्रेडिटर ही यूज करेगा और कोई यूज नहीं करेगा, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ, फॉल्स हो गया। ओनली की जगह ऑल्सो आ जाता, क्रेडिटर भी यूज करता तो सही हो जाता। फिफ्थ क्वेश्चन पर आ गए सर, अकाउंट्स इग्नोर कर देता है जो नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं। सर 11th क्लास में जब पढ़ लिया चैप्टर, तो 12th में सेम चैप्टर रिपीट क्यों हो रहा? जब तक अभी तक याद कीजिए, 12th में एक ही चैप्टर ऐसा नहीं है जो 11th वाला रिपीट हो रहा है ना? तो ये चैप्टर रिपीट क्यों हो रहा? समझिए इस चीज को, एक्चुअल में वो चैप्टर नहीं है। सर एक मशीन है जिसके अंदर हमने रॉ मटेरियल डाला और यहाँ से फिनिश गुड्स निकला। पहली चीज इसकी बुराई करते हैं, रॉ मटेरियल में ये तो माइनस पॉइंट थे, डिफेक्ट थे, और ये प्लस पॉइंट था, ये अच्छी चीज थी।
ये क्वालिटी अच्छी थी, ये इंग्रेडिएंट्स उसमें अच्छे थे और ये खराब थे। और जो फिनिश गुड्स है उसमें भी सेम क्वालिटी होंगी पक्का। अगर रॉ मटेरियल भी खराब है तो फिनिश गुड पक्की बात है खराब ही निकलेगा। रॉ मटेरियल अच्छा है, हाई क्वालिटी का, तो फिनिश गुड भी हाई क्वालिटी का निकलेगा। तो 11th में ये पढ़ रहे थे, 12th में ये पढ़ रहे हैं, लॉजिकली दोनों सेम ही निकलेंगे। फिर समझाता हूँ। 11th क्लास में हमने क्या सीखा, अकाउंट्स बनाते टाइम क्या क्या कमियां होंगी, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट्स, और क्या क्या पॉजिटिव चीजें होंगी, एडवांटेजेस, फंक्शंस ऑफ अकाउंट्स। अब क्या पढ़ रहे हैं कि अकाउंट्स के बेस पर हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L बना लिया, बैलेंस शीट बना दी, उस पर एनालिसिस भी कर लिया। मतलब मैंने 5-6 कंपनी अकाउंट्स स्टडी कर लिया और फिर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि ये कंपनी बढ़िया, इसमें पैसा लगा, तो ये कंपनी बेकार, मेरे समझ से इसमें पैसा मत लगा, फिर इस कंपनी में तब पैसा लगाना चाहिए, कम से कम 20% नीचे आया है शेयर, तब लगा। ये मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, मैं अपनी एनालिसिस दे दी। उस एनालिसिस में क्या क्या कमियां होंगी उस पर चर्चा करते हैं इस चैप्टर में। फिनिश गुड्स, एनालिसिस फिनिश गुड्स हुआ ना, अकाउंट्स बनाना रॉ मटेरियल हो गया, अकाउंट्स बनाते हैं, सारी एंट्री करते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, सब कुछ, उसके बाद एनालिसिस होती है। अब हम टॉपिक चैप्टर का नाम है एनालिसिस में क्या क्या कमियां और फायदे हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एक बार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस, क्वेश्चन नंबर 5 फिर से पढ़ो, फाइनेंशियल एनालिसिस इग्नोर। क्वेश्चन 4 में फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूज्ड। समझ आ गया कि 11th से चैप्टर 12 में डिफरेंट क्या है, कि उसमें अकाउंट्स में क्या कमी थी, क्या फायदे थे, ये चर्चा हो रही है, और इसमें अकाउंट्स बन चुके हैं, फाइनल अकाउंट बन चुके हैं, एनालिसिस हो चुकी है, रिसर्च हो चुकी है, ओपिनियन आ चुका है, उस ओपिनियन में क्या क्या कमी होगी। ठीक है, जो भी डॉक्टर बता रहा है कि आप में ये बीमारी है, आप ये दवाई ले लो, तो उसके सजेशन में, उसके प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या कमियां हो सकती हैं, आपने ढंग से बताया क्यों है, तो दवाई भी खराब हो सकती है, गलत हो सकती है ना। तो एनालिसिस में ओपिनियन में क्या क्या कमियां हैं, फायदे, उस पर चर्चा हो रही है। इसलिए चैप्टर दोबारा बना है, आगे पॉइंट सारे कॉमन आ रहे हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है फाइनेंशियल एनालिसिस इग्नोर कर देता है नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट, मॉनेटरी जो मनी से रिलेटेड हो। तो सेम लिमिटेशन 11 में पढ़ी थी, यही फाइनेंशियल अकाउंट्स की लिमिटेशन है कि फाइनेंशियल अकाउंट नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट को इग्नोर कर देता है। ऑब्वियसली जो एनालिसिस होगी वो इग्नोर करके होगी। किसी कंपनी का डेटा बढ़िया है, डेटा को एनालाइज करके मैंने बता दिया कंपनी बढ़िया है, और वो कंपनी वैसे स्ट्रांग है, उसकी लिंक्स बहुत अच्छी हैं, ये चीज़ें रिकॉर्डिंग हो सकती है, उसका अपना ओपिनियन दे ही सकते हैं। तो हो गया। 6th क्वेश्चन, फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प्स एन एनालिस्ट टू अराइव एट अ डिसीजन। देखिए, अराइव एट अ डिसीजन, इस चीज को सर एक ऐसे डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर को हमने सारी बीमारियां बता दी, सारी बीमारी समझ ली और मुझे बता दी कि जो उसमें सिम्टम्स बता कि यहाँ दिक्कत है, ये दर्द है वगैरह वगैरह, उसको बता दिया और उसने मुझे एग्जैक्ट बता दिया कि आपको एग्जैक्ट ये वाली बीमारी। मेरी सिम्टम्स को देख करके उसने एग्जैक्ट बीमारी बता दी और मैं कहता हूँ मेडिसिन, तो कहता है मेडिसिन नहीं मेरे पास, बस मैं बीमारी बताता हूँ, मेरा यही काम। अकाउंट्स ऐसा है, अकाउंट्स बीमारी बताता है लेकिन इलाज नहीं बताता। समझे कैसे? सो लास्ट ईयर सेल 100 करोड़ थी, इस साल 70 करोड़ हो गई, 30% डाउन हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करके मैं इतना बता दूंगा, इतना बता सकता हूँ उसको, और बढ़े कैसे, ये अकाउंट्स का आंसर नहीं है। समझ पा रहे हैं? अकाउंट्स में करेक्शन का आंसर नहीं है, इंप्रूवमेंट का आंसर नहीं है। स्टूडेंट के मार्कशीट देख करके आप आइडिया लगा सकते हो कि ये पढ़ना है, इस साल इसने मेहनत करी है कि नहीं करी। फिर लास्ट ईयर की परसेंटेज देख लो, इस साल की परसेंटेज देख लो, बढ़ी है तो मेहनत करी है, इस साल ज़्यादा घटी है तो साल कम मेहनत करी, ये तो पता लग जाएगा। अब ठीक कैसे करें, मेहनत कैसे करवाएं, इसका आंसर मार्कशीट में नहीं, अगर इसका आंसर अकाउंट्स में नहीं। तो अकाउंट्स सिर्फ बीमारी बताता है, इलाज नहीं बताता। मैंने बताया पहले कि अकाउंटेंट की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 20-25 लाख के पैकेज को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि हम अकाउंटेंट कंपनी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं देते। हम सिर्फ उनको अपना मायना दिखाते हैं, सर आपकी पोजीशन है, यहाँ कमी है, यहाँ फायदा, यहाँ आपकी ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे कमी होगी, बस ठीक कैसे करना है और सेल कैसे बढ़ाना, वैसे नंबर 1 बन जाए, इसका कोई आंसर अकाउंट्स में नहीं।
क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ, फिर से पढ़ते हैं कि वो फाइनेंशियल एनालिस्ट की हेल्प करता है कि वो डिसीजन ले, तो डिसीजन ले ही नहीं सकते क्योंकि कोई सजेशन भी नहीं देता है। लिखा लॉजिक, बिकॉज अकाउंट्स आइडेंटिफाइज सिम्टम्स, सिम्टम तो आइडेंटिफाई कर देता है, यहाँ कमी है, ये वाला खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है, इस वाली ब्रांच में प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये वाली से ज़्यादा बढ़ रही है, ये प्रोडक्ट लॉन्च बेकार हो गया, ये सब तो बता देगा, बट इट डज नॉट डायग्नोसिस, इलाज नहीं करता है। अकाउंट्स इलाज नहीं बताता, सही कैसे करें, खर्चे कैसे कम करें, सेल कैसे बढ़ाएं, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर अकाउंट्स में नहीं। डिटरमाइनिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी is an objective of financial analysis. Operating efficiency, सर ऑपरेट करना मतलब बिजनेस चलाना, गुड्स बनाने, काम करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये सब, इसमें एफिशिएंसी आ जाए। एफिशिएंसी का मतलब कम से कम खर्चे से मैक्सिमम आउटपुट, एफिशिएंसी उसे कहते हैं। जैसे एफिशिएंट स्टूडेंट कौन सा हो गया कि कम से कम आवर्स स्टडी करके मैक्सिमम चैप्टर्स कवर कर लिए, वो एफिशिएंट हो गया। कम एज में ज़्यादा कोर्सेज कर लिए, वो एफिशिएंट हो गया। बीच में दो कोर्स एक साथ करते हैं, वो एफिशिएंट हो गया, एफिशिएंसी। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट बढ़ाना, एफिशिएंटली काम करना, ये ऑब्जेक्टिव हो गया एनालिसिस का, बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन 1 ईयर फाइनेंशियल डेटा। सबसे नीचे लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स, 14 प्रोफाइल है, उसके नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके नीचे बड़े ग्रीन कलर से कुछ लिखा हुआ है, उसमें हॉरिजॉन्टल के बगल में लिखा हुआ है 2 इयर्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के बगल में लिखा हुआ है 2 इयर्स। बेसिकली होता क्या है, देखिए, मान लीजिए रिलायंस 2023-2022, जब भी बैलेंस शीट P&L लॉन्च होता है ऑनलाइन, तो ऐसे लॉन्च होता है। 2023 के अकाउंट्स बन गए तो ऐसे बैलेंस शीट दिखाई देगी रिलायंस कंपनी 2023, और उसके बगल में 2022 की होगा इमीडिएटली, ताकि हर इन्वेस्टर कंपेयर कर सके लास्ट में क्या था क्या होगा। फॉर एग्जांपल, लोन 3000 करोड़ था, अब 2500 करोड़ हो गया, तो लोन कम हो गया इस साल, अच्छा है ना। तो इस तरीके से, तो ये देखो, ये 2 ईयर होना हॉरिजॉन्टल होना है, ये ऐसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट को हॉरिजॉन्टल कहते हैं, टॉप टू बॉटम को वर्टिकल कहते हैं। तो लेफ्ट से राइट हुआ हॉरिजॉन्टल हुआ, 2 इयर्स का होगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस 2 इयर्स का होता है, इसमें लिखा 1 ईयर का होता है, इसलिए फॉल्स हो गया। 9, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। बेस्ड ऑन करना सर, पर्सनल बायसनेस रखना, ये मैं पढ़ा था 11th क्लास में। ये कमी, देखो जो कमियां रॉ मटेरियल की निकलेंगी वो पक्की बात है फिनिश गुड्स की भी निकलेंगी। जो कमियां फाइनेंशियल अकाउंट्स में 11th में हैं, सेम कमियां एनालिसिस में भी होंगी। सर अकाउंट्स बनाते टाइम बायसनेस है, बहुत जगह हमारे हाथ में है कि क्या क्या रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% रखें या 15% रखें, कितना रखें हमारे यहाँ। सर लोन ज़्यादा लग रहा है तो हमने क्या करा, 25 मार्च को लोन सारा चुका दिया, 5 अप्रैल को फिर से ले लिया, बैलेंस तो लोन दिखाई नहीं देगा, जीडी भी नहीं है इसमें, बायसनेस हुई भेदभाव हुआ। सर सेल बढ़ानी है, नकली बिल बहुत सारे बिल बना दिए मार्च में, सेल बढ़ा दी, और अप्रैल में सेल सेटल कर दी, हो गई सेल हमारी बढ़िया, तो बायसनेस है। तो फ्री फ्रॉम बायसनेस नहीं है, घपले होते हैं, मतलब गड़बड़ है, और उसके भी पॉसिबिलिटी चांसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है फॉर इन्वेस्टर, बैंकर, लेंडर, एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही हो गया। लेंडर मतलब जिसने अपना पैसा लैंड करा, लगाया है, लैंड मतलब लगाना। क्रेडिटर भी आ गया इसके अंदर, कैपिटलिस्ट भी आ गया, बैंकर भी आ गया, इन्वेस्टर भी आ गया। 11, फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूज्ड फॉर क्रेडिट एनालिसिस। क्या चीज होती है जी क्रेडिट एनालिसिस? उधार लेने की क्षमता, मतलब उस कंपनी की हैसियत कितनी, औकात कितनी है, कितना उधार ले सकती है,
हम किसी को उधार देते हैं सर, बैंक वाला किसी को लोन देता तो चेक करता है एसेट्स कितनी है इसके पास, 5 में लोन कितना लिया है। एक ऐड आता है ना बहुत सारा, सिविल स्कोर अच्छा करो, सिविल स्कोर अच्छा करो, बहुत बार ऐड आता है। सिविल स्कोर क्या है? तो जब भी हम सब लोन लेते हैं और वो ईएमआई साल टाइम पर पेमेंट करते हैं तो हमारा सिविल स्कोर बड़ा बढ़िया होता है। सिविल स्कोर हमारा पास्ट की हिस्ट्री को बताता है कि पास्ट में हिस्ट्री में कितना लोन लिया हुआ है, उसको टाइम से चुकाया कि नहीं चुकाया। अगर पेमेंट में डिफॉल्ट है तो सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। तो नए जब भी हम बैंक से लोन लेने जाएंगे तो हमारा सिविल स्कोर चेक करेगा कि हमने पास्ट में, देखो सिंपल सी बात, जो हमारा कोई फ्रेंड है तो हमसे उधार लेता है कुछ दिन के लिए और जो डेट बोलता है उससे दिन पहले कुछ दे देता है वापस, हमारा ये जन्म बनता है। जब कोई उधार मांगता है उसको दे देते हैं। लेकिन कोई ऐसा पर्सन से उधार से लिया उसको हम फोन करते रहते हैं, फोन में उधार हाँ जी कल दे दूंगा, पर्सन को ऐसे करता है, लेकिन उसको उधार नहीं देते, बैंक में ऐसे करता है। जो पर्सन जेन्युइन है उसने पास्ट में सारे ईएमआई टाइम पर चुकाए हैं तो 99% चांस है वो हमारे लोन टाइम पर चुकाएगा, तो उसको लोन इजीली मिल जाता है। तो ये पास्ट हिस्ट्री चेक करने के लिए यूज किया जाता है। क्रेडिट एनालिसिस, उधार देने की कैपेसिटी उसकी है कि नहीं, उसको उधार देंगे नहीं देंगे, चीज चेक की जाएगी, अकाउंट से चेक की जाएगी, अकाउंट हेल्प करेगा क्रेडिट एनालिसिस में। The purpose of financial statement analysis by trade creditors is to determine whether the amount due to them is safe or not. सर क्रेडिटर्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो क्रेडिटर है रिलायंस कंपनी के क्रेडिटर और रिलायंस कंपनी के अकाउंट्स क्यों देख रहे हैं? वो इसलिए देख रहे हैं भाई मेरा पैसा सेफ है कि नहीं, मेरा पैसा मर तो नहीं जाएगा। उसे ये कहो देखो क्रेडिटर्स को प्रॉफिट से मतलब नहीं है ना, तो मैंने किसी को गुड्स उधार दी है, अब वो भैया कमाए ना कमाए मुझे क्या मतलब, मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बस तो वही होता है। थर्ड, कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ अ फर्म विद दोज ऑफ अनदर फर्म इज टर्म्ड एज इंटर फर्म। इंटर का मतलब होता है सर बिटवीन, और इंट्रा का मतलब होता है विदिन। तो दो कंपनी बिटवीन, दो कंपनियों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसको इंटर कंपैरिजन बुलाएंगे। तो अलग अलग कंपनी में कंपैरिजन हो रहा है, इंटर कंपैरिजन बुलाएंगे। इंट्रा रिलायंस जियो 2022 का प्रॉफिट, रिलायंस जियो 2023 का प्रॉफिट, इसे कंपेयर करेंगे हम सेम कंपनी में अलग अलग ईयर, इसको बुलाएंगे इंट्रा, मतलब विद इन सेम कंपनी बट डिफरेंट ईयर्स। सिंपल सी बात सर, आप अपने मार्क्स अपने फ्रेंड के मार्क्स से कंपेयर कर रहे हो तो आप इंटर कंपैरिजन कर रहे हो, और आप अपने मार्क्स अपने पिछले साल के मार्क्स से कंपेयर कर रहे हो तो आप इंट्रा कंपैरिजन कर रहे हो। तो ये मेरे पास ध्यान रहेगा। अच्छे, अब बताइए रिलायंस जियो 2022 और एयरटेल 2023, ये कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, तो इंटर हुआ इंट्रा, इंटर के इंट्रा, सही कंपैरिजन है। दिस इज अ बेसलेस कंपैरिजन, ये कंपैरिजन कभी भी नहीं किया जाएगा, ना इसका नाम इंटर है ना इंट्रा, ये कल क्वेश्चन ही गलत है। आप अपने 11th के मार्क्स अपने फ्रेंड के 10th के मार्क्स से कंपेयर कर रहे हो तो कंपैरिजन नहीं है कुछ, ठीक है। कंपैरिजन जब भी होता है उसका ना बेस कांस्टेंट होना चाहिए। लॉ में इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं सर, कोई भी लॉ डिमांड हो गया, लॉ कोई भी लॉ हो गया, वी हैव टू अज्यूम अदर थिंग्स सेम, अदर थिंग्स इक्वल। जब भी हम कंपेयर करेंगे अदर थिंग्स सारी सेम होनी चाहिए, तभी वो कंपैरिजन बेस है उसका कंपैरिजन, दोनों बेस ठीक है। लेकिन कंपैरिजन है ही नहीं, इंटर ना इंट्रा, कभी कंपैरिजन हो गई, कोई इन्वेस्टर अगर कंपैरिजन ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है, पैसा डुबा देगा, ठीक है। 11th वाले पर आ गए सर, 11th में क्या पढ़ा, सॉरी 13 वाले पर आ गए, क्या पढ़ा था हमने कि कंपैरिजन हो रहा है वैल्यूज ऑफ अ फर्म विद अनदर फर्म, तो अलग अलग फर्म्स हैं, इसमें लिखा हुआ इंटर, सही है गलत है? सही है, दो अलग फर्म है इंटर। 14 कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ 2 इयर्स ऑफ अ फर्म, एक ही फर्म में दो अलग अलग ईयर है, इंट्रा, सही है? सही है।
उसके बाद इंटरफर्म समझा दिया मैंने, इंटरफर्म समझा दिया, डायनामिक बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, 2 इयर्स का हो गया, इंट्रा स्टैटिक भी बोलते हैं, वर्टिकल भी बोलते हैं, 1 ईयर का हो गया। पहला क्वेश्चन देखिए, डैश एनालिसिस इज कंसीडर्ड डायनामिक, तो डायनामिक इंटरफर्म कंपैरिजन डायनामिक कंसीडर किया जाता है, टर्म्स दे रखी है बस थ्योरेटिकल। दूसरा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज डैश कंपैरिजन इंट्रा कंपैरिजन। देखो ये क्या चीज है, 99% केसेस में ना इंट्रा कंपैरिजन होता है। 99% केसेस में जो कंपैरिजन होता है वो इंट्रा कंपैरिजन होता है। इंट्रा का मतलब क्या हो गया सर, कि मुझे इस कंपनी में पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, मैं इस चीज से ज्यादा फोकस रखूंगा कि इस कंपनी ने लास्ट ईयर के मुकाबले कितनी सेल बढ़ाई, कितना प्रॉफिट रहा, ना कि अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा सेल करी कि नहीं। अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले ज्यादा सेल करी कि नहीं करी, इस पे कम फोकस रखेगा, ज्यादा फोकस रहेगा कि पिछले साल से ज्यादा सेल करी कि नहीं। जैसे मारुति कंपनी की बात करें तो मारुति कंपनी की सेल कई सालों से फर्स्ट नंबर पर है पूरे इंडिया में। सबसे ज्यादा सेल जो कार होती है मारुति की होती है। लास्ट ईयर भी सबसे ज्यादा सेल कार मारुति की हुई, 2,99,000, लगभग 2 लाख कार बिकी थी एक महीने के अंदर हाईएस्ट सेलिंग कार मारुति। शेयर भी बहुत बढ़ रहा है इसका, प्रॉफिट बहुत बढ़ रहा है इसका, लेकिन अगर मैं करूँ इंटर फर्म कंपैरिजन तो इसका शेयर पहले 53% था और 49% हो गया, घट गया। तो टोटल जितनी कार बिकती है उसमें पहले मारुति का 33% बिक रही थी और अब बिक रही है 49, घट गया ओवरऑल शेयर। तो इंटर फर्म कंपैरिजन करो तो घटा, लेकिन इंट्रा कंपैरिजन करो लास्ट ईयर के मुकाबले सेल बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इन्वेस्टर को क्या चाहिए, ठीक है। तो 99% तो कंपैरिजन की जाती है वो इंट्रा किए जाते हैं, इससे लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव में इंट्रा। आगे डैश फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन 1 ईयर्स डेटा। तो ऊपर लिखा है वर्टिकल वाले में 1 ईयर्स डेटा है, जो ऊपर से नीचे बनता है 1 ईयर का होता है। फोर्थ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, जो कि इसकी लिमिटेशन है, कमी। प्राइस लेवल चेंज इग्नोर कर देता है, ये इसकी लिमिटेशन है, इसके लिए कोई अकाउंटिंग नहीं है। सिक्स्थ, कंपैरिजन ऑफ 2 इयर्स, 2 इयर्स वाले को बोलते हैं इंट्रा। सेवन, कंपैरिजन ऑफ 2 फर्म्स, 2 अलग फर्म्स ऐसे बोलते हैं इंटर। तो फिर इंटर ऐसा है एजुकेशन बच्चों को एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है, देखो समझ आ जाता है अच्छे से एग्जाम के टाइम, ये ध्यान नहीं रहता इंटर वाला कौन सा था और इंट्रा वाला कौन सा था। ऐसे में हमेशा कोई एक चीज याद करके चलना, हमेशा ये जब भी 2-3 चीजें आप याद कर रहे हो उस दोनों चीजें याद मत करो। एग्जाम में याद तो सारी करके जाओगे, लेकिन एग्जाम में टाइम भूल जाओगे। इंटर की जो याद किया था एक 2 वाला था, 1 वाला था, इंट्रा वाला कौन सा था, इंट्रा वाला कौन सा था, बात नहीं रहेगा। हमेशा एक चीज याद करो, तो इंट्रा याद करो, सेम कंपनी अलग अलग जगह तो इंटर होगा, चलिए यार बाकी बचा इंटर, या फिर सिर्फ इंटर याद कर दिया। जैसे इंटर कॉलेज कंपटीशन होगा तो 2 कॉलेजों में कंपटीशन होगा, इंटर मतलब 2 कॉलेज 2 अलग अलग कंपनी, वैसे याद कर लो, बाकी बचा दूसरा वाला इंटर याद एक ही करके जाना, दूसरा अपना याद बचा हुआ हो जाएगा। चलिए एमसीक्यूज पर आ गए हम। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कौन सा टूल ऐसा है जो एनालिसिस में काम किया जाता है, तो सारे ही काम किए जाते हैं सर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रेशियो एनालिसिस, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं आने वाले चैप्टर्स के अंदर। तो ये चैप्टर जो है वो पूरी बुक की थ्योरी, तो वर्ड ऐसे भी आएंगे जो आने वाले चैप्टर्स में आएंगे। ऑल ऑफ दीस हो गया। सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पहला ऑप्शन है लिक्विडिटी बताना। लिक्विडिटी क्या चीज है सर, एक कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ है लेकिन कैश 1 लाख रुपए भी नहीं कंपनी में, ऐसे सब बहुत हैं। आप अपने रिलेटिव्स में भी देखोगे आप, तो मेन रोड पे दुकान है, पुराना टाइम का मकान, 150-200 गज का मकान है, लेकिन काम बहुत छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, जो दुकान चला रहे हैं और दुकान में कुछ खास सेल नहीं है, मतलब उनकी 1000 रुपये रोज की इनकम होगी मुश्किल से, 30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं मुश्किल से, लेकिन प्रॉपर्टी 3-4 करोड़ रुपए की। तो वहाँ पर क्या कमी है, वहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है। वहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब कैश, लिक्विड मनी कितना, कैश बैंक बैलेंस कितना, कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए, ये भी कंपनी में अच्छा होना चाहिए कैश फ्लो।
वरना टाइम पे एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल पाएगी, टाइम पे लोगों की ईएमआई नहीं भी हो पाएगी। तो लिक्विडिटी चेक की जाती है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब करंट लायबिलिटी पे कर पाएगी नहीं पे कर पाएगी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म में लोन पे कर पाएगी नहीं पे कर पाएगी कंपनी। दूसरा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द मींस ऑपरेट अच्छे से कर रही है, प्रॉफिट से कर रही है। कंपेयर करना इंट्रा फर्म कंपैरिजन प्रॉफिट वगैरह पोजीशन क्या है उसकी, तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हो गए ऑल ऑफ दिस। थर्ड क्वेश्चन फाइनेंशियल में यूज की जाती है सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए। सिक्योरिटी वर्ड बताया था पहले भी, जब सिक्योरिटी प्रीमियम समझाना बताया था सिक्योरिटी वर्ड क्यों लगाया। जैसे मैं एक इन्वेस्टर कंपनी को पैसा दे रहा है तो कह रहा सिक्योरिटी में क्या दे रहे हो आप, सिक्योरिटी में वो शेयर का सर्टिफिकेट दे रहा है या सिक्योरिटी में वो डिवेंचर दे रहा है। तो सिक्योरिटी वर्ड कॉमन है शेयर और डिवेंचर के लिए। तो सिक्योरिटी एनालिसिस मतलब शेयर्स और डिवेंचर्स की एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस पढ़ाता है हमको उधार देने की क्षमता। डिविडेंड एनालिसिस डिविडेंड कितना बांटना है इस साल, कम पार्टी ज्यादा पार्टी बढ़ा के बांटना है। तो ये तीनों चीज की एनालिसिस को मिलाकर ऑल ऑफ दिस हो गया सारे जिसमें काम आना है। फोर्थ द पर्पस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स इज। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर क्यों देख रहे हैं? पहला to determine whether their dues will be paid when due, मतलब उनका पैसा जब ड्यू होगा तब मिल जाएगा, ये चीज चेक करने के लिए। दूसरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तीसरा शेयर्स खरीदने हैं। तो बता क्रेडिटर को क्या मतलब, क्रेडिटर का इंटरेस्ट से क्या मतलब, क्रेडिटर को शेयर से क्या मतलब? ऑप्शन पर ये हो गया आंसर कि टाइम पर पैसा मिल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन Which analysis is considered as dynamic? तो चेक कर लीजिए पिछले पेज पर डायनामिक के बगल में उसका दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल था। हॉरिजॉन्टल हो गया जी पहला वाला। इस टर्म से रखिए ये एक्स्ट्रा डायनामिक स्टैटिक वगैरह थ्योरेटिकल जो कि लर्न करनी होगी बस। सिक्स क्वेश्चन स्टैटिक का दूसरा। स्टैटिक देखो जी फटाफट से पिछले पेज पर स्टैटिक के बगल में क्या लिखा हुआ है? वर्टिकल। ये ऑप्शन आ गया आंसर। 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए? सर इन्वेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बैंक वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ दिस। 8th क्वेश्चन फॉलोइंग एनालिसिस इज बेस्ड ऑन 1 ईयर्स डेटा। एक साल के डेटा पर कौन सा चेक करोगे? 1 ईयर वर्टिकल के बगल में लिखा है 1 ईयर, तो वर्टिकल वाला हो गया। 9 इनमें से कौन सी कमी नहीं है, लिमिटेशन नहीं है? पहला सर क्वालिटेटिव एलिमेंट इग्नोर करता है। क्वालिटी जो चीज अमाउंट में मेजर नहीं की जा सकती, गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एम्प्लॉयज से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, क्वालिटेटिव एलिमेंट से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन है। दूसरा पर्सनल लाइसेंस से फ्री नहीं है, भेदभाव होते हैं, अकाउंट बनाते टाइम कपले होते हैं, ये भी लिमिटेशन है। चौथा पॉइंट प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर कर देता है, ये भी कमी है अकाउंट्स के अंदर, इन्फ्लेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तीसरा इंट्रा फर्म कंपैरिजन अकाउंट्स के बेस पर हम पिछले साल और इस साल को कंपेयर करके आइडिया लगा सकते हैं ग्रोथ हुई कि नहीं। तो ये तो एडवांटेज हुआ ना, ये लिमिटेशन थोड़ी ना होगी। सी पार्ट आंसर हो गया था। ब्रैकेट चाहो तो एडवांटेज कितना एडवांटेज है क्योंकि लिमिटेशन नहीं है, इसलिए सी पार्ट आंसर है। क्वेश्चन भी सेम है सर कि लिमिटेशन कौन सी नहीं है ये बताओ। ऑप्शन नंबर ए प्राइस लेवल चेंजेस को रिफ्लेक्ट नहीं करता, रिकॉर्ड नहीं कर पाता, बिल्कुल कमी है। विंडो ड्रेसिंग करते हैं सर हम। विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स को बेटर प्रेजेंट करके दिखाना, देन इट इज एक्चुअलिस। तो ये अकाउंट्स हमारी विंडो है जिसके थ्रू हम कंपनी में जाते हैं। सर रिलायंस ग्रो कर रही है, मुझे क्या बैठा बैठा वहाँ पता कि वो कंपनी ग्रो कर रही है नहीं कर रही, वहाँ पे मशीन है भी कि नहीं मुझे क्या पता। एक विंडो है अकाउंट्स, उसमें से हम झांकते हैं कंपनी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। तो अपनी विंडो को अगर हम ड्रेसअप करते हैं अच्छे से तो वो अच्छे कर रही है कंपनी। इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग, अकाउंट में मैनिपुलेशन करना, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, कमी है। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटी वाली चीजें रिकॉर्ड नहीं करता, ये भी कमी है। एक ऑप्शन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मेजर कर सकते हैं, तो एडवांटेज हुआ कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में इंसॉल्वेंट तो नहीं हो जाएगी कंपनी, तो डी एडवांटेज है, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो डी पॉइंट आंसर हो गया। 11 कौन सी आइटम इग्नोर की जाती है?
तो जो मनी में मेजर ना हो उसका इग्नोर किया जाएगा। मैनेजमेंट की क्वालिटी, जैसे कोई कंपनी का सीईओ होता है, कोटक का सीईओ ने रिजाइन कर दिया जी लास्ट वीक, शेयर 3% दे दे, तो मैनेजमेंट अच्छी है कि नहीं है उस पर बहुत मैटर करता है, ये कंपनी बढ़िया है कि नहीं है। कोई मैनेजर रिजाइन कर रहा है तो लगता है कि यार बढ़िया मैनेज हो रहा था पहले, अब सीईओ ने रिजाइन कर दिया, आपको नहीं आएगा, पता नहीं कैसे मैनेज करेगा, डर लगता है उसमें। तो मैनेजमेंट की क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पब्लिक रिलेशन कैसे हैं कंपनी के, लेबर की क्वालिटी कैसी है, तो सारे के सारे इग्नोर किए जाते हैं अकाउंट्स के अंदर। 12 कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज ऑफ वन फर्म विद अनदर, एक कंपनी दूसरी कंपनी से कौन सा कंपैरिजन होगा ये, इंटर के इंट्रा, इंटर पहला वाला। 30 एक्चुअल वैल्यू ऑफ वन पीरियड विद अनदर, पीरियड अलग अलग है सेम फर्म में, कौन सा वाला होगा, इंट्रा, इंट्रा कंपैरिजन। एक्चुअली क्वेश्चन की व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं एनालिसिस की, या सिग्निफिकेंस के नाम से क्वेश्चन आ जाए, या इंपॉर्टेंस है। पहला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जज करता सर ये है, कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल रह पाएगी नहीं रह पाएगी, बंद तो नहीं हो जाएगी। सर इसी चीज को देखकर ना आइडिया लगा, कोई भी कंपनी बंद होती है, कोई भी कंपनी पर इंस्टेंट बंद नहीं होती। कोई दुकान बंद हो रही है रोड पर, तो ऐसे नहीं मतलब आज बहुत अच्छी सेल हो रही है और एकदम से कल बंद हो गई, कोई ऐसे ही दुकान बंद हुई होगी ना, अगर कोई नोटिस करा कि सेल बहुत कम थी, काफी दिन से कोई ग्राहक थे वजह से दुकान पर अच्छा बंद हो गई, कोई नई दुकान खुल गई है। तो ये चीज हम अकाउंटेंट का काम ये देखो, ये लास्ट ईयर सेल इतनी थी, अब सेल कम हो गई इस साल, तो हम प्रेडिक्ट कर लेंगे आने वाले सेल बहुत सेल कम हो जाएगा, कंपनी बंद होने वाली है, अभी से पैसा नहीं मिला, अभी लॉस हो रहा है, पैसा तुरंत नहीं होता कभी कोई काम। तो स्टेबल रहे पाएगा नहीं रह पाएगा, कंपनी में टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा, मार्केट में ये चीज चेक कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों सोल्वेंसी चेक करनी है। एम्प्लॉइज को पैसे सैलरी नहीं दे पा रहा हो, रेंट नहीं दे पा रहा, शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंट तो नहीं हो जाएगा। बड़े बड़े लोन ले रखे हैं 10 साल 5 साल के, वो पे कर पाएगा नहीं पे कर पाएगा, लॉन्ग टर्म इंसॉल्वेंट तो नहीं हो जाएगा। तीसरा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, कितना परसेंट करीब अर्न कर रही है, कितने करोड़ रुपए अर्न कर रही है। To estimate and determine the future growth of business, फ्यूचर में हम अंदाजा लगाएंगे पास्ट परफॉर्मेंस से इसका, फ्यूचर में कितनी ग्रो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। To compare inter-firm position and better position within the industry. Intra again same company अलग-अलग दिया, inter को अलग-अलग कंपनी, better position, better मतलब ओवरऑल मार्केट में शेयर तो नहीं मिलती, बात तो बताया 53% शेयर दे दिया, तो पैटर्न ये नेगेटिव पैटर्न जा रहा, पैटर्न बढ़ना चाहिए, ओवरऑल मार्केट में शेयर बढ़ना चाहिए, घट रहा है, ये चीज देखी जाती है। चलिए ये चैप्टर भी छोटा सा ही है, इसका टेस्ट भी छोटा सा ही है। तो सेकंड चैप्टर का टेस्ट में क्या करूंगा, जब थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड चैप्टर में कंपैरेटिव कॉमन साइंस स्टेटमेंट्स इस बुक के अंदर नहीं है, मैं आपको अलग से प्रिंट आउट दूंगा उसका। चैप्टर नंबर 3 इस साल जो शेड्यूल आया अप्रैल में, उसके अकॉर्डिंग वो चैप्टर सिलेबस में नहीं था, इसलिए इस बुक में उसका प्रिंट चैप्टर नहीं है। बाद में अपडेट आया कि वो चैप्टर इस साल सिलेबस में है, मैंने प्रिंट आउट करवा लिया है। नेक्स्ट क्लास में जब होगी तो मैं आपको प्रिंट आउट करूंगा थर्ड चैप्टर का, वहाँ से पढ़ूंगा। तो सेकंड और थर्ड चैप्टर दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, तब संडे को टेस्ट रखेंगे, कंबाइंड टेस्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर का। अब मैं चैप्टर 1 का टेस्ट ले रहा हूँ, रिवाइज करेंगे 2 मिनट।